नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार में सरकार गठन से पहले बैठकों का दौर जारी। भाजपा विधायक दल की बैठक आज। कल एनडीए विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। दिल्ली धमाका मामले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली ऑफिस समेत 25 जगहों पर छापेमारी जारी। कश्मीर घाटी में भी चल रही है छापेमार कार्रवाई। चुनाव आयोग का आज पश्चिम बंगाल दौरा। आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की होगी समीक्षा। असम में भी होगा मतदाता सूचियों का विशेष संशोधन। निर्वाचन आयोग ने दिया आदेश। बांग्लादेश में शेख हसीना की मौत की सजा के खिलाफ आवामी लीग का देशव्यापी बंद आज। लीग ने सजा को बताया अवैध। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दी ट्रंप के गाजा शांति योजना को मंजूरी। सुरक्षा परिषद ने 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क पर लगाई मुहर। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 14 मत। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। पटना में आज बीजेपी अपना नेता चुनेगी। इसके लिए सभी नवनिर्वाचित 89 बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में केंद्र की ओर से पार्टी के पर्यवेक्षक भी मौजूद होंगे। पार्टी ऑफिस के अटल सभागार में होने वाली बैठक में बीजेपी के सभी 21 एमएलसी भी शामिल होंगे। पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इस समय एनडीए के सभी घटक दलों में अपना अपना नेता चुनने की कवायद चल रही है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम और आरएलएम समेत चिराग पासवान की पार्टी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। सिर्फ जेडीयू और बीजेपी में ही नेता का चुनाव बाकी है। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर यानी कि कल जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी। इसके साथ ही इसी दिन एनडीए विधायक दल की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। एनडीए में नेता का चयन होगा, फिर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इस बार चुनाव में एनडीए ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए 202 सीट पर प्रचंड जीत हासिल की है। चुनाव आयोग का दल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेगा और राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा करेगा। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच की कार्यशाला में भी शामिल होगा। एसआईआर शुरू होने के बाद आयोग की टीम का ये दूसरा दौरा है। प्रधान सचिव एसबी जोशी, मलय मलिक और उप सचिव अभिनव अग्रवाल भी टीम में शामिल हैं। इस दौरान टीम कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेगी। ईसीआई की टीम कोलकाता के बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर के जिला निर्वाचन अधिकारियों और डीईओ के साथ बैठक करेगी। बाद में वे कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में दक्षिण 24 परगना जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ एक और बैठक करेंगे। उसके बाद कोलकाता के न्यू टाउन में ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच कार्यशाला में शामिल होंगे। ईसीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शनिवार शाम 6 बजे तक 7.5 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्रों के वितरण का काम पूरा हो चुका है, जो 98% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एसआईआर को लेकर 13 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में आयोग ने बीएलए को एसआईआर से जुड़ा एक स्पष्ट संदेश दिया है। राज्य सीईओ के कार्यालय ने निर्देश दिया है कि यदि कोई बीएलए मतदाताओं की ओर से बीएलओ के पास अधिकतम 50 फॉर्म जमा करता है तो उस बीएलए को एक घोषणा पत्र देना होगा कि फॉर्मों में लिखी गई सारी जानकारी सही है। आपको बता दें कि एसआईआर शुरू होने के बाद से भाजपा सत्तारूढ़ दल के बीएलएस की भूमिका पर लगातार सवाल उठा रही है। भाजपा का आरोप है
कि सत्तारूढ़ दल के बीएलए विपक्षी दल के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं। शिकायत के बाद आयोग ने ये निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने असम में मतदाता सूचियों के गहन संशोधन का आदेश दिया है। इसके लिए 1 जनवरी 2026 को अहर्ता तिथि घोषित की गई है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 27 दिसंबर को होगा। उसके बाद 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल किए जा सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 फरवरी 2026 को होगा। आयोग ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और साथ ही कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। नई साक्षात्कार सूची जारी होते ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नौकरी के उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रकाशित सूची में 2016 के पैनल के अयोग्य उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्हें अनुभव के आधार पर पुराने उम्मीदवारों को दिए गए अतिरिक्त 10 अंकों पर भी कड़ी आपत्ति है। आरोप है कि नए उम्मीदवारों ने परीक्षा में पूरे अंक पाए, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। दरअसल शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2016 का यह पैनल रद्द होने के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित 25,753 लोगों ने अपनी नौकरी खो दी थी। पिछले सितंबर में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित की गई। हाल ही में 11वीं, 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणामों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए इंटरव्यू की सूची जारी की गई। सूची प्रकाशित होने के बाद नौकरी के उम्मीदवारों ने राज्य शिक्षा विभाग से सटे करुणामयी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को पुलिस ने देर रात जबरन हटा दिया। और इस मुद्दे पर भाजपा ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि टीएमसी विधायक जेल से ही भर्ती घोटाले को नियंत्रित कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने राज्य सरकार पर योग्य उम्मीदवारों के साथ पूरी तरह से धोखा करने का आरोप लगाया है। टीएमसी का एमएलए जो ब्रोकर है टीचर घोटाला में, जीवन कृष्ण शाह, जेल के अंदर से फोन में बात कर रहा है, रुपया उठा रहा है। ये हमारी स्टेट का जो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ 5 लाख से ज्यादा जो एग्जाम दिया था, उसका साथ ममता बनर्जी ने विश्वासघातक का काम किया है। उनकी सर्वनाश करने का काम ये ममता बनर्जी की सरकार कर रहा है। हर क्षेत्र में रिक्रूटमेंट में इतना स्कैम घोटाला बंगाल में हो रहा है, मंत्री जेल जा रहा है और जेल ममता बनर्जी का कंट्रोल में है। वहां से किस तरीके से लोग जेल से भी ऑपरेट कर रहा है, इसका खुलासा भी किया। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय आज सुबह 5 बजे से अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली और अन्य जगहों पर 25 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन जारी किए। यूजीसी और एनएसी की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। झूठे एनएसी मान्यता दावों से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। आतंकी साजिश की जांच के लिए कश्मीर में आज सुबह से छापेमारी चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके की ओर से ये कार्रवाई जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि एक डॉक्टर से जुड़ी आतंकी साजिश की जांच के सिलसिले में श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में छापेमारी की जा रही है। इस अभियान के तहत श्रीनगर के शीरीन बाग स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी छापेमारी की खबर है। अब आगे इस बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है। तो आतंकी साजिश की जांच इस वक्त चल रही है।
और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना को दी गई मौत की सजा के विरोध में आवामी लीग ने देशव्यापी बंद बुलाया है। आवामी लीग ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के फैसले को अवैध बताया है और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी कहा है। लीग ने कहा है कि जब तक ये फैसला रद्द नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन बटालियन की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की हिंसा को रोका जा सके। कल आईसीटी की 3 सदस्यीय पीठ ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा और खुशी दोनों को देखा गया है। आवामी लीग के समर्थकों ने फैसले के खिलाफ आगजनी और तोड़फोड़ की है। वहीं जुलाई हिंसा के दौरान मारे गए लोगों और यूनुस सरकार ने फैसले का स्वागत किया है। भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी की ओर से बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस मामले पर गौर किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त रूस की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों विदेश मंत्रियों ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। इस बात की जानकारी डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलकर खुशी हुई। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कृषि सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। इसके साथ ही क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। have been greatly helpful in advancing our bilateral cooperation and also sharing perspectives on important regional, global and multilateral issues. This particular occasion for me is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd Annual Summit. A number of bilateral agreements, initiatives and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership. और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH।
ब्रेक के बाद स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं को दिए जाएंगे। दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय या महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार महाराष्ट्र को, दूसरा गुजरात और तीसरा पुरस्कार हरियाणा को दिया जाएगा। सभी पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार भी मिलेंगे। ये पुरस्कार लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पवेलियन का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस पवेलियन में अत्याधुनिक ATC CNS कंसोल की सुविधा है, जो आधुनिक हवाई यातायात प्रबंधन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है। इस पवेलियन में हवाई अड्डा विकास और हवाई नेविगेशन सेवाओं में प्रमुख नवाचारों को भी प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विभिन्न इंटरैक्टिव पैनल्स का निरीक्षण किया और भारतीय विमानन परिदृश्य को आकार देने वाली तकनीकी प्रगति को समझने के लिए प्रमुख अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के उस मामले में कड़ा रुख अपनाया है जिसमें BRS ने कांग्रेस में गए 10 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर इस याचिका पर फैसला नहीं हुआ तो अदालत इसे कोर्ट की अवमानना मानेगी। दरअसल पिछले साल हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद BRS के 10 विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद BRS ने इन सभी विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूचित यानी दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने की अर्जी स्पीकर के सामने रखी थी, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया। इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 31 जुलाई को स्पीकर को साफ निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर यानी अक्टूबर अंत तक इस मामले का निपटारा करें। जब कल मामले की सुनवाई हुई तो स्पीकर की ओर से अभी तक कोई फैसला न होने की जानकारी दी गई। इस पर CJI ने रोष जताते हुए कहा कि या तो स्पीकर 1 हफ्ते में फैसला ले लें या फिर खुद तय कर लें कि नया साल वे कहां बिताना चाहते हैं। कोर्ट का इशारा साफ था कि देरी जारी रही तो अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। अवमानना की कार्रवाई के तहत जेल का भी प्रावधान है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि स्पीकर जानबूझकर फैसला टाल रहे हैं ताकि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचे। कोर्ट ने स्पीकर को अगली सुनवाई तक यानी 1 हफ्ते में अंतिम फैसला देने का आखिरी मौका दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को चेतावनी। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में CII नेशनल फाइनेंसिंग समिट का आयोजन हुआ। समिट के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अब शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए निकासी का साधन बनते जा रहे हैं, जो सार्वजनिक बाजारों के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहा है। External capital can and should supplement our efforts, but the strategic burden must rest on domestic institutions. Uncertainty can only be blunted by institutional strength at home, and our financial sector must evolve into our most reliable source of stability. Last year, I noted that fiscal, financial, and monetary decisions are inherently local. That is even more true today. At the same time, we cannot ignore the risks emerging in advanced economies. Financialization has deepened, often in ways detached from underlying economic realities.
सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि अगले 3 से 5 वर्ष में भारत का निवेशक आधार दोगुना हो सकता है। मुंबई में CII फाइनेंसिंग समिट को संबोधित करते हुए सेबी प्रमुख ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि घरेलू परिवारों और संस्थानों की इक्विटी भागीदारी अब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से अधिक हो चुकी है और देश में करीब 13 करोड़ 50 लाख निवेशक हैं। The process has begun in terms of the preparation, and we will have lots of consultations, and then we will put it out a consultation paper. Same thing is with the settlement regulation. Yeah, settlement regulations are also, and we will have a consultation paper soon on this. IPO में exit भी होता है और raise भी होते हैं, पैसा raise भी करते हैं। वो कंसर्न IPO के बारे में निर्भर है। बहुत सारी कंपनियां पहले पैसे से बन जाती हैं और जब विकसित हो जाती हैं, यदि वो आती हैं तो उसमें कुछ लोग एग्जिट भी करेंगे क्योंकि वो कंपनी पहले ही बन चुकी है। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के सौजन्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हम और आप में से बहुत सारे लोग जो क्या सोचते हैं, महीने में एक दिन हमको पिकनिक मनाने जाना, कहीं आउटिंग करने जाना है। क्या कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि महीने में 2 महीने में हमारे पास में जो ओल्ड एज होम है, हम उस ओल्ड एज होम में जाकर वहां रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों के साथ में बैठकर संवाद करें। आपके वहां पर जाने से, आप उनके हाथ में हाथ रखकर स्पर्श मात्र करने से उनको इस बात का एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, समाज हमारे साथ में है, सरकार हमारे साथ में है, कानून हमारे साथ में है। और अपने जीवन में समय निकालकर आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी आपको समय मिले, एक बार आप पहल करके तो देखिए, आपको कितना उसमें खुशी मिलेगी, कितना आनंद आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अहम मंजूरी मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के लिए मतदान किया। प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इसके अलावा रूस और चीन ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती शामिल है। वॉशिंगटन के 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क में गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप का जिक्र किया गया है। इजरायल और हमास ने पिछले महीने इस योजना के पहले चरणों पर सहमति व्यक्त करते हुए 2 साल के युद्ध को रोक दिया था और बंधकों को भी रिहा किया था। वहीं अब UNSC की मोहर से ये प्रस्ताव एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय आदेश में बदल गया है, जिससे ट्रांजिशनल अथॉरिटी के गठन का रास्ता और स्पष्ट हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर सभी की निगाहें शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय बैडमिंटन की डबल स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर टिकी रहेंगी। सात्विक चिराग की जोड़ी आज से सिडनी में शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्र का अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय जोड़ी सात्विक चिराग का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के चांगको ची और पोली वेई से होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में लक्ष्य सेन का पहला मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। एचएस प्रणय पहले दौर में कनाडा के ब्रायन यांग का सामना करते हुए पूरी लय हासिल करना चाहेंगे। किदाम्बी श्रीकांत 5वें वरीयता प्राप्त लिन चुन ली से, जबकि अमेरिकी ओपन चैंपियन आयुष शेट्टी मलेशिया के जस्टिस हो से भिड़ेंगे। और जापान के टोक्यो में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में लगातार दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रांजलि धूमल ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने लगभग 236 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया।
अभिनव ने क्वालिफाइंग में 570.6 पॉइंट्स हासिल कर इक्वल डेफ क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक 7 पदक जीत लिए हैं। तो डेफ ओलंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।